बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 34 मुलाहिज़ा फरमाएं। तूने राबिया को निकाल दिया है ना? मैंने कहा उसे तो रिजवी साहब का शोफर ले गया। वो बोला तूने ये क्या ड्रामा किया है? मैं सबको चक्कर दे आया हूँ। मैंने कहा कैदी बदस्तूर हमारे पास है, बराबर वाली कोठी में झाड़ियों के पीछे पड़ा है वो। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, कोठी की दीवार पर यके बाद दीगरे 3 अफराद नमूदार हुए। उनमें वो स्लेटी पतलून कमीज वाला भी था, लेकिन उसके चेहरे पर खून की लकीरें सी नजर आ रही थी। इससे यही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि उन्होंने भी मेरी तरह गाड़ी निकालनी चाहिए थी, मगर नाकाम रहे थे। और शायद उनके इतनी देर से पहुंचने का सबब भी यही था कि वो पैदल दौड़ते हुए आए थे। मैंने चिल्लाकर मोहसिन से भागने को कहा, मगर हमारे भागने से पहले स्लेटी कमीज वाले के लबों से एक गलीज गाली निकली और उसने अंदर कूदते कूदते रिवॉल्वर निकालकर फायर कर दिया। गोली ना जाने किधर गई। अगले फायर से पहले हम अंदर पहुंच चुके थे। मैंने हाथ बढ़ाया और मोहसिन ने पलक चपकने में रिवॉल्वर मुझे थमा दिया। मैंने खुले हुए दरवाजे से एक फायर किया जिसका मकसद मोहसिन दुश्मन की पेशकदमी को रोकना था। फिर मैं जीने की तरफ लपका, मैं आधे रास्ते में था कि वो अंदर आ गए। मोहसिन बिल्कुल दरवाजे के पीछे था। उसे पहले शख्स को टांग अड़ा के गिराया। वो चिपस के पक्के फर्श पर यूं गिरा कि उसके पीछे पीछे आने वाला भी ना संभल सका। लेकिन पहले वाले ने फौरन उठकर मेरा निशाना लिया और मैंने 2 जीने कूद के गोली चलाई। वो चीख के साथ तेवरा के गिरा। दूसरे ने मोहसिन की तरफ घूमना चाहा कि मैंने निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली उसके निशाने पर लगी और उसका अपना निशाना खता हो जाने से मोहसिन की जान बच गई। मोहसिन भागा और उसने चित हो जाने वाले के रिवॉल्वर को फुटबॉल की तरह किक मारी। रिवॉल्वर चीखने फर्श पर बड़ी आवाज के साथ दूर तक फिसलता गया। मैंने वही पोजीशन संभाल के मोहसिन को बचाने के लिए दूसरे का निशाना लिया, जो एक शाना जख्मी हो जाने के बावजूद रिवॉल्वर उठा रहा था। अगर वो हरकत ना करता तो गोली उसके दूसरे शाने में लगती, मगर उसके लड़खड़ा जाने के बायस गोली उसके सर में घुस गई। मोहसिन सीधा निकल गया था और मैं समझ गया कि वो फिर आखिरी हिस्से में बासी के कमरे से अकबी गली में निकल जाएगा और फिर साथ वाली उस कोठी में कूद जाएगा जहां हमारा कैदी बंधा पड़ा था। लेकिन अब सूरत हाल खासी मखदूश हो गई थी। मुझे यकीन था कि गोलियां चलने की आवाज सड़क तक जरूर पहुंची होगी। ऐन मुमकिन है साथ वाली कोठी में रहने वाले भी बाहर निकल आए और मोहसिन को अंदर कूदता देख लें। उसका रास्ता तो शायद कोई ना रोके, मगर उस कैदी को वहां से निकालना मसला बन जाएगा। मैंने सोचा। उसी वक्त एक और शख्स अंदर आया। ये स्लेटी रंग की कमीज पतलून वाला था। इसने कॉरिडोर में दौड़ लगाई और मैंने जीने पर से झुक के फायर किया, मगर वो स्टोर रूम के दरवाजे तक जा पहुंचा था, जो फिर मुकफ्फल था। मैं समझ गया उसे गलतफहमी हुई है। उसके ख्याल में उनका आदमी अभी तक इस कैद खाने में मौजूद था। ताला तोड़ना या खोलना नामुमकिन था, चुनाचे मुझे उम्मीद थी कि वो गोली चला के ताले को उड़ा देगा, मगर गोली की आवाज की बजाय एक खौफनाक धमाका हुआ। गर्द और धुएं का तूफान सा उठा और मुझे उस घर की दीवारें गिरती नजर आईं। मैं दूसरी तरफ भागा। धमाका 10 बम का था, जिसने स्टोर रूम से मुल्हिक कमरों की छत बिठा दी थी। मैं खिड़की में से बाहर लटक गया, जो राबिया के कमरे से निचली मंजिल के छज्जे पर खुलती थी। उस वक्त दूसरा धमाका हुआ और मेरे हाथ खुद ब खुद छूट गए। मैं 12 फुट की बुलंदी से नीचे गिरा। मेरी नजरों के सामने जरा सी देर के लिए अंधेरा फैल गया। गर्द और धुएं में मुझे सांस लेना 2 बार होने लगा। मैं दीवार का सहारा लेकर भागा और सोचे समझे बगैर साथ वाले घर की दीवार फांद गया। राबिया का घर अब शोलों की लपेट में था। अब शायद राज के खौफ और एक आदमी के लिए दुश्मनों ने एक घर तबाह कर दिया था, मगर मुझे कामयाबी ने नया हौसला अता कर दिया था। मैयत अपने मदफन की तरफ पूरे सुकून के साथ महवे सफर थी। राबिया जामन रिजवी के घर महफूज पनागाह में पहुंच चुकी थी और दुश्मन, जिसने अपने 3 आदमी गंवा दिए थे, एक असीर को छुड़ाने में नाकाम रहा था। दूसरी तरफ कूदते ही मोहसिन मुझे नजर आया। हम एक साथ गेट की तरफ लपके। कोठी के मकीन शायद खौफजदा होकर अंदर जा चुके थे। मैंने झाड़ियों के पीछे पड़े हुए शख्स को रस्सी थाम के घसीट दिया। ख्याल रखना मोहसिन, जो करीब आए गोली मार देना। मैंने रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाल दिया और इस शख्स को उठा के गाड़ी की तरफ दौड़ा। राबिया की कोठी के दरवाजे पर लोगों का हुजूम हो रहा था और शोले मजीद बुलंद हो गए थे, लेकिन इससे पहले कि कोई हमारी तरफ मुतवज्जो होता, मैं और मोहसिन अपने जंगी कैदी लेकर महाज़े जंग से फरार हो चुके थे। राबिया के घर के खंडर को शोले खा रहे थे, लेकिन उसको अब यहाँ लौट के खपाना था। तूने राबिया को सब बता दिया था? मैंने खतरे की हुदूद से निकलते ही कहा। मजबूरी थी, मोहसिन बोला। वो तेरे बारे में फिक्रमंद थी। कहने लगी सिकंदर का जाना क्या जरूरी था? जामन रिजवी साहब का कोई आदमी भी तो ये काम कर सकता था। मैंने कहा कि शायद दुश्मन एतबार ना करते, पुलिस के दरमियान में पड़ने से शकूक पैदा हो जाते। तू अब क्या वजाहत पेश करेगा? तदफीन के बाद ये लोग वापस जाएंगे, अपनी अपनी कार लेने, तब वो घर जहाँ से जनाजा उठा था जल के राख हो चुका होगा। मैं कब्रिस्तान में रिजवी साहब से बात कर लूंगा। मैंने कहा बेहतर यही है कि वो और हम सब किसी से कुछ ना कहें। पुलिस को तफ्तीश करने थे,
हकायक जो सबके सामने आए हम भी मालूम हो जाएंगे, हकायक जो सबके सामने आएंगे हमें भी मालूम हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने फ़ोन पर अहकामात दिए थे। अपनी नाकामी का एतराफ़ करने के बाद वो मजबूर होंगे कि इन अहकामात से भी लाताल्लुकी ज़ाहिर करें। मैंने कहा, जो उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जारी कर दिए थे। सरकारी तौर पर इन अहकामात का जवाब पेश करना उनके इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मसला भी खड़ा कर देगा। वो और उनके मातहत मुलव्वस होने से गुरेज करेंगे। ये मामलात ही ऐसे हैं। मैंने गाड़ी को मियाँ मीर साहब के कब्रस्तान जाने वाले इन्फेंट्री रोड की तरफ मोड़ने की बजाय उसका रुख धर्मपुरा वाली सड़क की तरफ कर दिया। फायर ब्रिगेड वालों की 2 गाड़ियां घंटियां बजाती हुई नजर आई और सीधी गुजर गई। मैंने जगह देखकर कार को मोड़ा और एक बैंक के बंद दरवाजों से चंद कदम के फासले पर दीवार से यूं लग के खड़ा हुआ। मैंने जगह देखकर कार को मोड़ा और एक बैंक के बंद दरवाजों से चंद कदम के फासले पर दीवार से यूं लगा के खड़ा किया कि मोहसिन को मेरी तरफ वाले दरवाजे से बाहर आना पड़ा। कार किसी के घर के सामने नहीं थी और सड़क से भी दूर थी। हमारा कैदी अगली और पिछली सीटों के दरमियानी जगह पर बंधा पड़ा था और फौरी तौर पर उसके होश में आने का खतरा नहीं था। तब वक्त के बिला वजह कोई बंदिश शीशों से दाग चिपका के ना देखता किसी को कुछ मालूम नहीं हो सकता था कि अलग थलग खड़ी हुई खस्ता हाल कार में कोई आदमी भी पड़ा हुआ है। मजीद एहतियात मैंने ये की कि पिछली सीट को निकाला और उल्टा कर रख दिया और फिर कुछ आगे बढ़ा के आगे वाली सीटों से मिला दिया। हमारा कैदी उसके नीचे आ गया और गाड़ी यूं नजर आने लगी जैसे जेरे मुरम्मत है। सीट के स्प्रिंग दिखाई दे रहे थे, नीचे से बैटरी नमूदार हो गई थी और सामने की टूट फूट देखकर मजमूई तासर कुछ ऐसा होता था कि गाड़ी मुद्दत से चली नहीं है। मैंने रूमाल से चेहरा साफ किया लेकिन इससे काम ना बना। एक गली से शॉर्टकट इख्तियार करते हुए मुझे मस्जिद नजर आई और मैं वुजू करने वाली जगह से हाथ मुंह धो के लौटा तो वो गर्दो गुबार साफ हुआ जो राबिया के घर में मेरे चेहरे और बालों पर बैठ गया था। चलते चलते मैंने बालों में कंघी फेरी और हम चंद मिनट बाद इन्फेंट्री रोड पर तुलू हुए। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही हमें 2 जगह इज्तिमा दिखाई दिए। दूर की इज्तिमा में काले कोट नुमाया थे। मैं और मोहसिन खामोशी से लहद के गिर्द हल्का बना के खड़े होने वालों में शामिल हो गए। मेरी नज़र ने जामन रिजवी साहब को तलाश किया। वो मुझे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल देखकर मैंने मायूसी से सारी लाया। रिजवी साहब की पेशानी पर बल पड़ गए। नामालूम तरीके पर वो पीछे हटे और उनकी नज़र का इशारा पाके मैं भी पीछे हुआ और घूमकर उनके करीब जा पहुंचा। अब हम लोगों से चंद कदम दूर खड़े थे। सॉरी अंकल, मैंने सरगोशी में कहा, आपका इंतजाम फेल हो गया। क्या मतलब? उन्होंने मेरी तरफ देखे बगैर कहा और दोनों हाथ बांधे फिर पैर फैलाए सुकून से खड़े रहे। उन्होंने मुझे घर से निकलते ही आ लिया था। मैंने कहा, सफ़ेद रंग की टोयोटा कार थी। मुझे रोकने के लिए उन्होंने फायरिंग की तो मुझे जान बचा के फरार होना पड़ा। तुम वहां तक भी नहीं पहुंचे जहां मेरे आदमी मौजूद थे, उस उल्टे हुए ट्रक तक? मैंने नफी में सारी लाया। मैं इससे पहले एक कोठी में घुस गया था, उसका दूसरा गेट ही नहीं था। मुझे दीवार तोड़कर निकलना पड़ा क्योंकि वो भी ताकुब में अंदर आ गए थे। गालिबन उनकी कार वहीं फंस गई थी। मैं वापस कर गया, वहां भी कोई नहीं था। रिजवी साहब के माथे की शिकने गहरी हो गई। वहां 4 आदमी थे। मैंने उन्हें रुखसत कर दिया। मैंने कहा, मेरा ख्याल था अब उनकी जरूरत नहीं रही। कोठी में एक सांप निकल आने से औरतें खौफजदा होकर भाग गई थी। सांप? रिजवी साहब ने हैरानी से कहा, सांप कहाँ था? ऊपर जहां मैयत रखी हुई थी वहीं बरामदे में किसी औरत ने देखा था। बेदर्द सा सांप था। मैंने मार दिया मगर औरतें चली गई तो मैंने मुनासिब समझा कि घर को ला कर दूं। और वो आदमी जिसे वो मांग रहे थे, रिजवी साहब का जहन तमाम सूरतियाल को समझने के लिए कोशां था। वो हमारे पास ही था। है, मैंने कहा। हम चलने ही वाले थे कि वो अंदर आ गए। उन्होंने घर तबाह कर दिया। गालिबन 10 बम मारे थे। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। फिक्र और तरद्दुद के आसार रिजवी साहब की सूरत से आया थी। यह मामला तो बहुत संगीन हो गया है। मुझे भी मुश्किल में डाल दिया तुमने। उनका मूड खराब होने लगा था। मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ नहीं अंकल, आपने ज़बानी अहकामात दिए थे। मैंने कहा, वो लोग बाद में पहुंचे। बेहतर यही है कि आप उसे भी दुश्मन की चाल कहें। मेरा मतलब है कोई पूछे तो कती लाइल्मी का इजहार कर दीजिए। किसी ने आपकी आवाज़ बना ली होगी। बालफाते दीगर में झूठ बोलूं? रिजवी साहब ने खफगी से कहा। कसूरवार मातहतों को बना दूं कि वो तस्दीक किए बगैर क्यों आ गए? या फिर उनसे भी कहूं कि वो मेरे अहकामात और तामील करने के मामला से लाइल्मी का इजहार करें? सिकंदर, तुम मुझे कहीं का नहीं रख रहे। दुश्मन तो वो मेरी जान के हो रहे हैं अंकल। आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? मैंने जानते बूझते बुरा मानने के अंदाज में कहा। अगर आइंदा मैं आपसे मदद की दरख्वास्त करूं तो आप इनकार कर दें। मैं आगे बढ़कर लोगों में शामिल हो गया। गालिबन रिजवी साहब को बाद में एहसास हुआ कि कसूरवार मैं नहीं और जो कुछ हुआ उसका अंदाजा तो वो खुद भी नहीं कर सकते थे। जब तदफीन से फारिग होकर लोग वापस हो रहे थे तो वो उम्दन पीछे रहे। सिकंदर, उन्होंने मेरे साथ चलते चलते कहा, मैं तुमसे इत्तफाक करने पर मजबूर हूँ। मुश्किल ये है कि मैं तुमसे बेताल्लुक भी नहीं रह सकता। घर चल के तुम मुझे तफसील से बताओगे कि आदमी तुम्हारे हाथ कैसे आया, कौन है और अब इसका क्या करोगे?
इसे तो मैं अब आपके हवाले नहीं कर सकता, मैंने कहा, वरना आपके घर पर भी हमला हो सकता है। वैसे मेरा ख्याल है कि अब वो लोग मुतमईन हो चुके हैं। उनको यकीन है कि वो आदमी राबिया की कोठी ही में खलाक हो गया, जल गया या दफन हो गया। ये तो आपको राबिया बेहतर तौर पर बता सकती है कि वो कौन है और कहाँ से आया है, उसे सब मालूम है। वो मुतमईन तो नहीं हुआ, लेकिन मुझसे मजीद गुफ्तगू को उन्होंने लाहासिल समझा। मोहसिन ने मुझे और उनको बातें करते देख लिया था और वो दूर दूर चलता रहा। रिजवी साहब के जुदा होते ही वो करीब आया, लेकिन दूसरी तरफ से मंजिर ने मुझे पहले ही आ लिया। यार, मैं तुमसे बात करना चाहता था, वो भूली हुई सांस के साथ बोला। वो इतना पैदल चलने का आदी नहीं था और अपने भारी भरकम वजूद का बोझ घसीटना उसके लिए मेहनत तलब काम था। राबिया के घर पर मौका नहीं था, लेकिन ये तो दुनिया के मामलात हैं, ऐसे ही चलते हैं। तुम्हारा वो केस था ना, दोबारा वालिद मरहूम का पोस्टमार्टम करवाने की दरख्वास्त, उस पर अहकामात सादर होने से पहले तुम्हारा बयान होगा और 3 गवाहों का मसला हल हो गया है, मैंने कहा। एक तो चिराग दीन का चौकीदार है गुलाब खान, दूसरा MWD का एक अकाउंटेंट मिल गया है गुलाम अली, वही तीसरा गवाह भी लाएगा। PWD के अकाउंटेंट का इस केस से क्या ताल्लुक, मंजिर बोला। कोई जानने वाला था? PWD नहीं, MWD, मैंने कहा। मीर वजीर दिलावर एंड कंपनी। फर्म में एक तीसरा पार्टनर भी शामिल हो गया था, बीर शराफत अली, वजीर खान और चौधरी दिलावर फर्म अब MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स कहलाती है और शाहदरा में है। मंजिर ने सर हिलाया। परसों की तारीख पड़ी है, तुम लोगों को गवाहों समेत हाजिर होना है, उनकी निशानदेही पर कब्र खोदी जाएगी। कहाँ हाजिर होना है, मैंने कहा, और किस वक्त? सुबह 9 बजे DM कोर्ट में, वो बोला। फिर अदालत मेडिकल बोर्ड तश्कील देगी और SDM की मौजूदगी में वहीं कब्रस्तान में दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए तारीख दे दी जाएगी। 2-4 दिन के अंदर अंदर। हम सबसे पीछे थे। आगे चलने वाले राबिया के मकान पर पहुंचे तो वहां एक हुजूम था जो सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ा फायर ब्रिगेड को पाइप समेटते देख रहा था। पूरा घर एक जला हुआ खंडर बन के रह गया था। इसके गिर्द पुलिस ने मुहासरा कायम कर रखा था। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यह क्या हुआ, लेकिन जवाब देने वाला सिर्फ वही पुलिस इंस्पेक्टर था जिसकी कमान में एक हवालदार और 2 कांस्टेबल आए थे। वो सब करीब आने वालों को मुंतशिर करने में मसरूफ थे ताकि आग बुझाने वालों के काम में खलल ना पड़े। लेकिन अब इंस्पेक्टर अचानक वकीलों के मजमे में गिर गया था और उसकी नफरी के लिए उनको डंडे मार के भगाना मुश्किल था। उसे बार बार बताना पड़ रहा था कि उसे कुछ नहीं मालूम, वो नहीं जानता कि मकान किसका है, और मिस राबिया कारी एडवोकेट का है तो वो ये बताने से कासिर है कि वो अंदर थी या नहीं। उसे तो इतला मिली थी कि क्राउन सिनेमा से जरा आगे एक कोठी में गोलियां चली हैं और 2 धमाके हुए हैं, और यहाँ आके उसने देखा तो फायर ब्रिगेड पहुंचा ही था। उस वक्त आग ही आग थी, जो गनीमत है कि दूर तक नहीं फैली, वरना यहाँ इतनी गाड़ियां खड़ी थी कि एक का पेट्रोल टैंक फट जाता तो दूसरी का भट्ठा बैठ जाता और दूसरी से तीसरी का कोंडा हो जाता। बज़ाहिर उसे ये शिकायत थी कि आखिर लोगों के पास इतनी गाड़ियां क्यों हैं, और आग से होने वाले नुकसान की फिक्र नहीं थी। फिर उसने जामिन रिजवी साहब को देख लिया और उसका रवैया अटेंशन वाला हो गया। रिजवी साहब की नजरें मलबे का जायजा ले रही थी और खामोशी के बावजूद मैं उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा कर सकता था। दूसरे लोगों को तशवीश थी, उनको परेशानी भी थी और गुस्सा भी था। उन पर जो लाकानूनियत का ये मुजाहरा करके कानून को चैलेंज दे गए थे, मुझ पर और मोहसिन पर जिन्होंने अपनी खमाकत से इस मुसीबत को दावत दी थी, और कुछ अपने इंतजामात नाकाफी साबित होने पर उन्होंने लोगों को मुतमईन किया कि गालमन राबिया को उनका शोफर ले गया होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। और राबिया के अकेले रह जाने के ख्याल से वो हिदायत दे गए थे कि वो उनकी वाइफ के साथ चली जाए। एक हमसाये ने तस्दीक की पेशकश की और रिजवी साहब ने उसे अपने घर का नंबर बताया। 10 मिनट बाद ये बात सबको मालूम हो चुकी थी कि मिस राबिया खैरियत से हैं। जाने वाले अब 100 बातें कर रहे थे। आम ख्याल यही था कि इस मौके पर यह इंतकामी कार्रवाई इंतहाई शर्मनाक है और गालबन जिम्मेदार कोई ऐसा मुवक्किल होगा जिसका मुकदमा राबिया जीत नहीं सकी होगी, क्योंकि मुमकिन है किसी फांसी पर लटक जाने वाले कातिल के वारसों ने वकील साहबा को उनकी नाअहली की सजा दी हो, जिनको फीस इसलिए दी गई थी कि मुवक्किल की जान बचाएं। वो गला की बरादरी का नुक्ता नज़र और मुतालबा तकरीबन एक ही था, और वो बार के इजलास में एहतजाज की और प्रेस की कॉन्फ्रेंस की गुंडागर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की, पुलिस की नाअहली के मुकाबले में कानून शिकन अनासर की रोज़ अफसों वारदातों की बातें करते रुखसत हो रहे थे। दोबारा जामिन रिजवी साहब के रूबरू होने से बेशतर हमारा गायब हो जाना बेहतर था। सब लोगों की तरह हम भी हैरत और गम गुस्से के इज़हार में पेश थे, और उन मोतबर गवाहों की तादाद काफ़ी थी जो पूरे यकीन के साथ कह सकते थे कि हम तदफीन से पहले यहाँ मौजूद थे। हम वक्त जनाजे के साथ रहे और सबके साथ वापस आए थे। जामिन रिजवी साहब अब तफ्तीश के लिए हिदायत जारी कर रहे थे और एक अखबार के रिपोर्टर से भी उलझ रहे थे जो खबर पाके या महज इत्तफाक के बायस आ पहुंचा था। मैं और मोहसिन उनकी नज़र बचा के एक वकील की कार में बैठ गए। हमें जरा नहर के पुल पर उतार दीजिए, मैंने कहा। उस शरीफ आदमी को जाना तो मुखालिफ सम था,
लेकिन इतने कम फासले के लिए वो इखलाक और मुरव्वत के तकाज़ों को नज़रअंदाज करके इनकार नहीं कर सकता था। नहर के पुल पर उतर जाने के बाद हमने थोड़ा सा फासला पैदल तय किया और उस मुकाम तक पहुंचे जहां हमने राबिया की फॉक्स वैगन छोड़ी थी। उसका नुमाया करने वाला एक तो टमाटर जैसा चमकता हुआ गहरा लाल रंग था। अब सामने से बम्पर के पिचक जाने, बोनेट के दब जाने और मिड गार्डों के बदनुमा हो जाने से इस कार को शहर में हर जगह दूर से पहचाना जा सकता था। कार वहीं मौजूद थी और उसी हालत में खड़ी हुई थी जिस तरह हमने छोड़ा था। दरवाज़ा खोलने तक मुझे ये शक नहीं हुआ कि किसी ने कार का दरवाज़ा खोला होगा। अब शाम के साए फैलने लगे थे और कार के बंद शीशों से अंदर का मंजर निस्बतन कम रोशनी के बायस दिखाई नहीं देता था। मुझे और मोहसिन को तशवीश लाहक हो चली थी कि हमारा कैदी जो जख्मी होने के अलावा सुबह से भूखा प्यासा है, बंदा पड़ा है और घसीटा जा रहा है, कुछ बताने से पहले इस सख्ती की ताब ना ला के दम ना तोड़ दे। लेकिन सीट को उठाते ही शुबे की गुंजाइश ना रही। मैंने पलट कर मोहसिन को देखा और मेरी सूरत देखते ही मोहसिन समझ गया कि हमारे अंदेशे सच हो गए हैं। मैंने सीट को सीधा करके फिट किया और मोहसिन ने मेरी जगह आके वो खून देखा जो अगली और पिछली सीटों के दरमियान बिछे हुए कालीन पर जमा हो गया था। खून उस जख्म से निकला था जो दिल के मुकाम पर नजर आ रहा था और अब भी रिस रहा था। जख्म उस खंजर का था जिसका सिर्फ दस्ता सीने के बाहर था। उसका फल सीने से गुजरकर दिल के मुकाम में महफूज हो चुका था। आलम बेहोशी में ही 10 से कातिल अपना काम कर गया था। यह हरकत किसी ने अभी अभी की है सिकंदर, मोहसिन ने कहा और झुक कर देखने लगा। ये अभी मरा नहीं है। वो कुछ देर बाद चिल्लाया, बस अब यहाँ से भागने की कर, कोई देख लेगा तो हम मारे जाएंगे। मोहसिन ने इंजन में चाबी घुमाई और इंजन फौरन स्टार्ट हो गया। तब मुझे ख्याल आया कि कुछ देर पहले हम जान बचा के और इस कैदी को लेकर राबिया के घर से फरार हुए थे, तब भी कार को धक्का लगाने की जरूरत पेश नहीं आई थी। हालांकि सुबह से 2 बार ऐसा हो चुका था। वह नुक्स जो वक्ती था दूर हो गया था, मगर मुझे यूं लगा जैसे वफादार गाड़ी सूरत की नज़ाकत समझती है और वक्त के तकाजे के मुताबिक साथ देती है। मोहसिन ने कार को नहर के किनारे से बाईं जानी मोड़ा। हमारा पहला मकसद उस जगह से दूर निकल जाना था। घर को तबाह कर देने के बावजूद मुतमईन नहीं हुए थे। मोहसिन ने रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, इससे तो यही जाहिर होता है कि उन्होंने बाद में भी हमारा ताकुब जारी रखा। मैंने कहा, लेकिन यार मैंने किसी को पीछे आते नहीं देखा। मोहसिन बोला, उन्होंने अंदाजा कर लिया होगा कि भाग कर हम कहाँ जा सकते हैं। मैंने कहा, बाकी सब लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल गए थे। हम ये गाड़ी लेकर कब्रिस्तान जाते तो सड़क के किनारे खड़ी हुई वाहिद कार को सब देखते और पहचान के हैरान भी होते। शायद उन्होंने हमें पैदल कब्रिस्तान तक जाते भी देखा हो। मामूली सी तलाश से कार उनको मिल गई होगी। फिर वो अपने आदमी को क्यों नहीं ले गए? मोहसिन ने सोचते हुए कहा, एक तो उनके लिए यहाँ इस कार में से किसी दस्त व पाबस्ता आदमी को निकालना आसान नहीं था। ट्रैफिक इतनी है कि मजमा इकट्ठा हो जाता। मैंने कहा, दूसरी बात यह कि उनको ये तरद्दुद करने की जरूरत नहीं थी। उससे ज्यादा आसान काम खंजर घोंप के निकल जाना था। इस आदमी का वजूद उनके लिए खतरनाक हो गया था। जिसे देखा तो हम ही ने था, मगर दुश्मन का ख्याल होगा कि पुलिस वाले भी देख चुके हैं और हो सकता है तस्वीरें और फिंगरप्रिंट ले चुके हों। ऐसे बेमसरफ और बेवुकद आदमी के जिंदा रहने में खतरा था, मगर उसे मार के ये खतरा भी खत्म किया जा सकता था और हमारे लिए एक मुसीबत भी खड़ी की जा सकती थी। तेरा मतलब है वो पुलिस को फोन कर चुके होंगे? मोहसिन ने चौंक कर कहा कि फलां जगह गाड़ी में लाश पड़ी है। दुश्मन को बेवकूफ़ समझना बेवकूफ़ी है मोहसिन। इतने तजर्बात के बाद भी उनकी फितरत का अंदाजा करने में गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हम वहाँ से फरार ना होते तो जरा सी देर में पुलिस पहुँच जाती। हम क्या वजाहत करते? सारा जमाना देख चुका है कि सुबह से हम ये गाड़ी लिए फिर रहे हैं। हम क्या बताते कि बांध के कत्ल करने के बाद हम ये लाश कहाँ ले जाना चाहते थे और हमने इसे मारा क्यों? हो माय गॉड, हम तो इस शख्स का नाम भी नहीं जानते। मोहसिन ने कहा, जरा देख हमारे पीछे है कोई? हमारे पीछे कोई नहीं था। चुनाचे मैंने मोहसिन को सड़क के किनारे गाड़ी रोक लेने के लिए कहा। सड़क पर से कभी कभार कोई गाड़ी गुजर जाती थी, वरना सड़क वीरानी थी। मैंने और मोहसिन ने उस शख्स को उठा के बाहर निकाला और कार के पीछे जमीन पर लिटाकर उसकी रस्सियां खोल दी। वो करीबन मरग था और लंबे लंबे सांस ले रहा था। मैं दौड़कर नहर तक गया और दोनों हाथों के प्याले में पानी भर लाया। एक कार मेरे पीछे से गुजर गई। किसी ने कार के पीछे का मंजर नहीं देखा था। मैंने जख्मी शख्स के हलक में पानी टपकाया और बाकी उसके मुंह पर गिरने दिया। वो कराने लगा और 2-4 मरतबा सर को इधर से उधर झटकने के बाद उसने नीमवा आंखों से हमें देखा। देखो, मेरी बात सुनो, मेरी आवाज आ रही है ना? मैंने झुक कर कहा। उस शख्स ने बमुश्किल तमाम इकरार में सर हिलाया। एक बात समझ लो, तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो। तुम जानते हो कि तुम्हें मारने वाले कौन है? हम तुम्हारा इंतकाम ले सकते हैं। हमें उनका नाम बता दो। कौन लोग हैं वो? तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मरने से पहले तुम एक नेकी कर सकते हो। एक बार फिर उसने जिस्म की खत्म होती हुई कुव्वत को मुजतमय किया। उसके लब कांपे, मगर अल्फाज उसके हलक से खरखराट बन के निकले। एक मरतबा फिर मैंने पानी भर के लाया, मगर मेरे हाथों का कासा गुदाई का पानी मोज से मजीद मोनत हासिल न कर सका। मोहसिन ने मायूसी से नफी में सारी लाया और मैंने हाथ छोड़ दिए।
पानी खुश जमीन में जज़ब हो गया, इस खून की तरह जो ऐसी खाक राग गुजर को सैराब कर रहा था। एक आदमी के खून से भी कहीं जमीन की प्यास बुझती है। जमीन तो अजल से हर जगह हर वक्त के मोड़ पर वो खून पीती रही है जो आदमी ने बहाया और आदमी का था। पत्थर के जमाने से एटम बम के जमाने तक लाखों करोड़ों अरबों मरने वालों का खून मट्टी का रंग तक नहीं बदल सका। कुछ नहीं बताया इसने, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। बताया है, मोहसिन बोला। मालूम नहीं मैंने गलत सुना सही, और वो दिन आखिर जहन में आने वाले बेरब्त ख्यालात थे। ये उन अल्फाज से कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है। एक लफ्ज तो राज या राजा था, राजगढ़ या राजागढ़। राजगढ़ एक महल्ला है, मैंने कहा, और करामत। दूसरा लफ्ज मुझे करामत सुनाई दिया था। तीसरा लफ्ज गालिबन सराय था। शराब भी मुश्किल है, करामत और सराज, मैंने कहा ये नाम तो हो सकते हैं, मगर राजगढ़ तो बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ सिर्फ नाम से किसे तलाश किया जा सकता है मालूम नहीं। वहाँ कितने करामत अली, करामत हुसैन और करामत तीनों। सड़क को खाली पाके हमने लाश को वहीं छोड़ा और कार लेकर चल पड़े। ये कार भी अब हमारे लिए चलता फिरता खतरा बन गई थी। एक अंदेशा ये था कि दुश्मनों ने पुलिस को फ़ोन किया होगा तो कार का नंबर वगैरह ज़रूर लिखवा दिया होगा। दूसरा अंदेशा ये भी था कि हम जिस बंगले की दीवार तोड़ के निकल आए थे वहाँ भी खवातीन ने नंबर देख लिया हो। इस खतरे से निजात की बेहतरीन सूरत यही हो सकती थी कि गाड़ी से निजात हासिल कर ली जाए। मैंने उसे तकरीबन 2 मील आगे ले जाकर सड़क से नीचे उतार दिया। उसके गलूज कंपार्टमेंट में से 9,000 रुपए की गड्डी के अलावा हमने कुछ नहीं निकाला ताकि पुलिस को मालिक का सुराग लगाने में आसानी हो। राबिया ने दामन रिजवी साहब को अपने अगवा किए जाने की और बादियाबी के लिए हमारी कोशिशों का तमाम माजरा बता दिया था। हम रिक्शे से उतरे तो सूरज गुरूब हो चुका था, मगर रिजवी साहब लान पर बैठे हुए थे, बिल्कुल अकेले और अपने ख्यालात में गर्क। उनके सामने की 3 कुर्सियां खाली थी और मेज पर चाय के बर्तन रखे हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि राबिया आराम कर रही है और बेहतर होगा कि अगर हम उसे मजीद परेशान करने की बजाय हाथ मुंह धो के या गुस्ल करके चाय के लिए हाजिर हो जाएं। चाय का तो बहाना था, वो हमें जाड़ पिलाना चाहते थे जिसके हम मुस्तहिक थे। चुनाचे मैंने और मोहसिन ने सादत मंदी से जी कहा और अंदर चले गए, मगर नहाने धोने की बजाय राबिया के पास जा पहुंचे। इस वक्त रिजवी साहब से कहना मुश्किल था कि वो राबिया की कार की चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने में हमारी मदद करे। राबिया हमारी बात समझ सकती थी और रिजवी साहब को समझा सकती थी। आधे घंटे बाद हम गुस्ल वगैरह से फारिग होके और कपड़े बदल के हाजिर हुए तो राबिया भी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और ताज़ा चाय आ चुकी थी। रिजवी साहब ने टेलीफोन करके अपने इलाके के एक थानेदार को बुलवा लिया था और बहुत बरहम थे। उनकी तमाम बरहमी का निशाना खमी बन सकते थे। वो खूब गर्जे बर से मजाक बना लिया कानून को। हीरो हो गए हैं आजकल के लौंडे, सिर्फ फिल्में देख देख के हम जाकी मार रहे हैं। क्या जरूरत थी मामलात को अपने हाथ में लेने की? वो खत अगर पुलिस वालों के हवाले कर दिया जाता तो लेबॉर्टरी में कोई ना कोई उसे पढ़ लेता, मालूम हो जाता कि ये क्या असिस्टेंट है। सब डर लिए जाते। क्या मिला तुरम खान बनने से राबिया का घर तबाह हो गया, एक स्कैंडल खड़ा हो गया। कल अखबारात में सनसनी खेज सुर्खियां भी बड़ी पड़ी होंगी। तहकीक को तफ्तीश करने वाले जग मारते रहेंगे। हम जानते बूझते हकायक की पर्दापोशी करेंगे। आइंदा के लिए नोट कर लो। एक ASI ने मोदबाना सल्यूट मार के हमारी जान बख्शी करा दी। रिजवी साहब को खामोश होना पड़ा। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि आखिरी रिपोर्ट जो चोरी के बारे में थी 2:10 पर दर्ज की गई थी। राबिया की कार की चोरी की रिपोर्ट का वक्त 3 बजे के करीब लिखा गया था। कार का जनाजा उठ जाने के बाद रिजवी साहब के घर के दरवाजे पर से चोरी हुई थी। दूसरे वाकयात बाद में पेश आए थे। रिपोर्ट खुद मिस राबिया ने लिखवाई थी। ASI ने राबिया के दस्तखत लिए और सल्यूट किया और रुखसत हो गया। एक और झूठ, रिजवी साहब ने चिराग पा होके कहा, ये चक्कर बड़ा गलत है। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं और कभी ना कभी एक झूठ पकड़ा जाता है तो झूठ का पूरा कला रेत की दीवार की तरह गिर पड़ता है। वो बोलते रहे, मैं और मोहसिन ये सोचते रहे कि जब रिजवी साहब को मालूम होगा कि कार में कत्ल हुआ है और जो खून उसमें से मिला है वो उसी शख्स का है जिसकी लाश नहर के किनारे पड़ी मिली थी, तब क्या होगा। मैंने बेहतर समझा कि ये बात उनसे छुपाना अपनी पोजीशन को उनकी नज़र में भी मशकूक बनाने के मुतरादिफ होगा और हमें उनकी मदद की आइंदा भी ज़रूरत थी। मैंने हिम्मत करके उस बदकिस्मत शख्स के अंजाम के बारे में भी बता दिया। IC उन्होंने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, क्या यह बेहतर ना होता कि तुम उस शख्स को लेकर नहर की तरफ भागने की बजाय किसी हॉस्पिटल ले जाते? शायद उसकी जान बच जाती और पुलिस को वही बता देता जो सच था। उसकी जान बचने का इम्कान होता तो हम ये हमाकत वाकई ना करते, मैंने कहा, लेकिन हमारे सच से नुकसान किसे होता? और फर्ज कीजिए वो शख्स होश में आके हमारे खिलाफ बयान दे देता। मरने वाले का बयान सच समझा जाता है, कानून हम पर फर्दे जुर्म आयद कर देता। राबिया के अगवा की कहानी भी सनसनी खेज सफात को फरोग देने वाले नमक मिर्च लगा के छापते, ज़ेबे दास्तान के लिए भी बहुत कुछ मिलाते और राई का पहाड़ बना देते। भैया आप किस किस की तरदीद करते, किस किस के हित्ते की इज्जत का नोटिस देते, और क्या ये स्कैंडल निजी जिंदगी के अलावा राबिया की पेशा वराना साख को खत्म ना कर देता?
मेरा क्या है, मुझ पर एक कत्ल का इल्ज़ाम पहले से है। दुश्मन वैसे भी मेरे पीछे लगे हुए हैं और आप ये नहीं कह सकते कि ये दुश्मन मैंने खुद पैदा किए हैं। हकीकत हाल से वाकिफ होने के बावजूद आप समझते हैं कि मेरी मदद से आपकी नेक नामी मुतासर होगी, तो साफ बता दीजिए, मैं अपना सामान उठा के कहीं और चला जाता हूँ।